सुहानी की हाइट 4 फुट की थी, लेकिन उसकी जुबान 10 फुट लंबी थी। भाई सुबोध की शादी हुई तो सुहानी भाभी देवीना को खूब बढ़ चढ़ कर बोलती। देवीना अपने कमरे में बैठी हुई थी। सुहानी वहाँ आती है। भाभी, क्या सारी जिंदगी कमरे में ही बैठी रहोगी? कमरे से बाहर भी कोई दुनिया है या नहीं? या आपके माता पिता ने सिर्फ बैठे रहने के लिए आपको यहाँ भेजा है? क्या हुआ सुहानी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सुहानी, तो अब आप मेरा नाम लेकर मुझे बुलाओगी? आपकी माँ ने आपको ये नहीं सिखाया कि ससुराल में छोटे बड़े सबको इज्जत से बुलाते हैं? आज के बाद आप मुझे सुहानी जी कहकर बुलाना। सुहानी की बातें सुनकर उसकी माँ राधिका वहाँ आ जाती है। क्या बात है सुहानी, तेरी भाभी को आए हुए 3 दिन हुए हैं और तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तू चुप नहीं रह सकती क्या? वही तो माँ, 3 दिन की आई बहू के लिए तुम अपनी बेटी को डांट रही हो। इसे कुछ नहीं कह रही हो। आते ही इसने तुम पर जादू कर दिया। तुम भाभी से कह दो माँ कि ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करे। क्या मैंने तुझे यही सिखाया कि तू अपनी बड़ी भाभी के बारे में ऐसी बात कर रही है? बड़ी भाभी है तो इसे अपनी जिम्मेदारी भी तो समझनी चाहिए। महारानी 3 दिन से आराम कर रही है। मैं और तुम अकेले घर का सारा काम कर रहे हैं। इससे ये नहीं हो सका कि घर के काम की जिम्मेदारी उठा ले। तूने तो कुछ किया भी नहीं सुहानी, जितना हल्ला कर रही है। सुहानी, बताओ क्या करना है, मैं सारे काम कर दूंगी। अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी? खुद चलकर देखो क्या काम है। कान खोलकर सुन लो भाभी, मैं और माँ अब घर का कोई काम नहीं करने वाले। सारे काम तुम्हें करने। हम तुम्हें यहाँ पलकों पर बिठाकर रखने के लिए नहीं लाए हैं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो बड़े होने का फर्ज भी निभाओ। शोर सुनकर सुहानी के पिता कौशल और भाई सुबोध भी वहाँ आ गए। क्या बात है सुहानी, क्या हो गया? घर के बाहर तक तेरी आवाज आ रही है। सारे लोग मुझे ही बोल रहे हैं, भाभी को कोई कुछ नहीं बोल रहे। ये तो इस घर की मालकिन बन गई है। बहुत हो गया सुहानी, अब तूने एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहानी गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। सुबोध देवीना को समझाता है। सुहानी की बात का बुरा मत मानना देवीना, घर में सबसे छोटी है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही बोलती है। देवीना ने धीरे से कहा। हाँ, देखने में ही छोटी है लेकिन घाव बड़े बड़े करती है। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं माँ जी के पास जा रही हूँ, घर के काम में हाथ बटा दूं। ठीक है देवीना। देवीना सास के पास जाती है और घर के काम काज समझ लेती है। कुछ ही दिनों में वो घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। एक दिन सुहानी सुबह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। भाभी, भाभी! देवीना दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ सुहानी जी? भाभी, तुम्हें एक काम भी ढंग से करना नहीं आता। आज मेरे कॉलेज का एनुअल फंक्शन है लेकिन तुमने मेरे कपड़े रेडी नहीं किए। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अब मैं क्या पहनकर फंक्शन में जाऊंगी? अब ये मत कहना कि मेरे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारी तरह गवार नहीं हूँ, न गवार वाले कपड़े पहनती हूँ। सुहानी, देवीना ने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं, तुम एनुअल फंक्शन में उसे पहनकर चली जाओ। सुबोध सुहानी को एक नई ड्रेस देता है जो बहुत सुंदर थी, लेकिन सुहानी देवीना को थैंक यू तक नहीं बोलती और ड्रेस लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। देवीना की लंबाई सुहानी से ज्यादा थी। सुहानी इस बात से भी उससे चिढ़ती थी। एक दिन वो अपने कमरे में अलमारी के ऊपर रखे किताबों को उतारने की कोशिश कर रही थी। वहाँ देवीना आकर उसकी मदद करने लगती है। तुम्हें मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत थी? क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत अच्छी हो? सुहानी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, खुद को सर्वगुण संपन्न और मुझे बेकार समझती हो। सब कुछ तुम्हें ही आता है। ये सब क्या बोले जा रही हो सुहानी? देवीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। सुहानी रोज अपनी 10 फुट लंबी जुबान से देवीना का दिल छलनी किया करती। सुहानी के इस आदत से घर, बाहर, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी परेशान थे। एक बार की बात है, घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। राधिका सुहानी और देवीना दोनों को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुहानी और देवीना, घर में तुम्हारे पिताजी के दोस्त विनोद अपने परिवार के साथ खाने पर आ रहे हैं। देवीना, तुम मेहमानों के लिए खस्ता कचौड़ी, पुलाव, शाही पनीर, दाल मखनी, खीर और मूंग दाल का हलवा बना लेना। और सुहानी, तुम खाना बनाने में देवीना की मदद करोगी। क्यों? मैं भला क्यों मदद करूं? भाभी को खाना बनाना नहीं आता है क्या? शादी से पहले तो इनके माता पिता ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमारी बेटी को सब कुछ बनाना आता है। क्या वो सब झूठ कहा था? मुझे तो पहले से ही शक था। मैं तो जानती हूँ कि इन्हें ये सब पकवान बनाने नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं इनकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगी। बस सुहानी, बहुत हो गया। तुम हर बात पर मेरे माता पिता को बीच में क्यों ले आती हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरे माता पिता को कुछ मत कहो। मैं सारा खाना अकेले ही बना लूंगी। सुहानी, तुझे देवीना की मदद नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, घर की सफाई में मेरी मदद तो कर दे। माँ, तुम जानती हो कि मेरी हाइट कितनी छोटी है। मेरा हाथ खिड़की दरवाजे तक भी नहीं पहुँचता। तू रहने दे, मैं खुद ही सफाई कर लूंगी। देवीना किचन में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। शाम के 7 बजे मेहमान आ जाते हैं। सुहानी दौड़ दौड़ कर सबके लिए पानी लाती है और मेहमानों को पानी देती है। इधर देवीना चाय और पकौड़े बनाने लगती है। सुहानी वहाँ खड़ी होकर इंतजार करने लगती है
और जैसे ही चाय पकौड़ी बनकर तैयार होते हैं, सुहानी झट से एक ट्रे में सजाकर मेहमानों को सर्व कर देती है। ये सब देखकर मेहमान सुहानी को पसंद कर लेते हैं। कौशल का दोस्त विनोद उससे कहता है, हमें तुम्हारी बेटी सुहानी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि 4 फुट की सुहानी को अच्छा घर परिवार मिल गया। कुछ दिन के बाद सुहानी की शादी विनोद के बेटे करण से हो जाती है। सुहानी के ससुराल जाने के बाद देवीना राहत की सांस लेती है। चलो, अब कोई मुझे उल्टा सीधा नहीं सुनाएगा। लेकिन सुहानी अपनी आदत से मजबूर थी। उसने ससुराल में भी अपनी 10 फुट की जुबान चलानी शुरू कर दी। जब उसकी सास ने उससे घर का काम करने को कहा, तब उसने उन्हें उल्टा जवाब दिया। माँ जी, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ जो सारे काम करूंगी। मुझसे नहीं होता काम। आप खाना बनाने के लिए नौकरानी रख लो। मैंने अपने घर में भी काम नहीं किया। अगर आप नौकर नहीं रख सकती तो खुद घर के सारे काम कर लो। सुहानी ये सब बोल ही रही थी कि उसके गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ता है। ये तमाचा उसके पति करण का था। सुहानी को पहली बार किसी ने जवाब दिया था, वो भी तमाचा मारकर। करण ने गुस्से में कहा, मेरी माँ से बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तमाचा मारने की? आज तक मेरे घर में किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। इसलिए इतनी बदजुबान हो? सुहानी अपना सामान पैक कर लेती है और करण उसे मायके पहुंचा देता है। अरे सुहानी बेटी, दामाद जी, आप लोग इस तरह से यहाँ, क्या बात है? पिताजी, आपकी बेटी की जुबान 10 फुट लंबी है। मेरी माँ से बदतमीजी कर रही थी। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे अपने पास रखिए। जब ये बोलने के तौर तरीके सीख जाए तब इसे भेज देना। करण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुहानी बेटी, अब तक तूने अपनी भाभी को बहुत भला बुरा सुनाया है। वो बेचारी सुनती रही, लेकिन तू ये क्यों भूल गई कि अब तू भी किसी की बहू है? बेटी, ससुराल में बहुत चुप रहना पड़ता है। छोटे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अपनी भाभी से कुछ सीख। कैसी बात कर रही हो माँ? भाभी में कुछ सीखने लायक भी है क्या? तुम हमेशा भाभी की तारीफ करती हो। तुम्हें भाभी में कोई गलती नजर नहीं आती। सारी गलती मुझ में नजर आती है। राधिका की बातों का सुहानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी की जुबान अब भी बहुत तेज चलती थी। काफी महीने बीत गए। न तो सुहानी ने ससुराल जाने की बात की और न ही करण उसे लेने आया। सुहानी के माता पिता को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी। मैंने विनोद से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ, जब सुहानी देवीना के साथ बदतमीजी करती थी तब हमने उसे समझाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इधर सुहानी जब अपने भाई भाभी को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए घूमते फिरते देखती तो उसे करण की बहुत याद आती। सुहानी अब चुप रहने लगी थी। उसकी 10 फुट की जुबान सिमटकर 2 फुट की रह गई थी। उसने डरते डरते करण को फोन किया। मुझे माफ कर दो करण, मुझसे गलती हो गई। अब मैं माँ जी के साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी और घर के सारे काम करूंगी। चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हो गया। आज शाम मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सुहानी घर के सारे सदस्यों को ये बात बताती है और देवीना से भी माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, आपको बहुत भला बुरा सुनाया। कोई बात नहीं सुहानी, अब तुम बदल गई हो, ये बहुत अच्छी बात है। करण के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो। शाम को करण आकर सुहानी को अपने साथ घर ले जाता है। नवरात्रि शुरू हो चुके थे। चारों तरफ धूमधाम मची हुई थी। रामपुर गांव में भी नवरात्र को लेकर बहुत उल्लास था। उस गांव में विक्रम का परिवार रहता था। विक्रम के माता पिता और उसकी पत्नी दिव्या रहती थी। नवरात्र में विक्रम की बहन काव्या भी अपने मायके आई थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। अरे काव्या, मैंने मंदिर में 11 रुपए चढ़ाए थे, सिर्फ 1 का सिक्का रखा हुआ है। 10 का नोट कहाँ चला गया? भैया, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं मंदिर से पैसे नहीं चुराती। देखो बहन, भगवान के दरबार से 10 रुपए चुरा लिए, उसमें कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया, लेकिन यही आदत आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले सकती है। भैया, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। इतने में वहाँ पर विक्रम की पत्नी दिव्या और उसके माँ बाप भी आ गए। विक्रम, क्यों चिल्ला रहे हो हमारी प्यारी ननद पर? दिव्या, तुम नहीं जानती, इसकी बचपन से आदत है मंदिर से पैसे चुराने की। अरे जाने दे बेटा, आज नवरात्रि का पहला दिन है। सुबह सुबह इस बारे में कोई बात मत करो। चलो हम लोग दुर्गे माता की आरती शुरू करते हैं। पूरे परिवार ने दुर्गा माता की आरती की। आरती के बाद आरती वाली थाली में सभी लोगों ने पैसे डाल दिए। काव्या की नजर उन पैसों पर ही जमी रही। चलो ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज टिफिन तो ले नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा भी पूरे 9 दिन का व्रत है। इसका मतलब हमारे घर में पूरे 9 दिन खाना ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम सभी ने पूरे 9 दिन का व्रत रखा हुआ है। क्यों काव्या, तेरा भी व्रत है ना? हाँ पापा, मेरा भी व्रत है आज।
अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आप लोग हर मामले में मुझे अभी तक बच्ची ही समझते हो। काव्या, चाहे बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हाँ भाभी, ये मैं भी अच्छी तरह से समझती हूँ। चलिए अब मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ, कल मेरा एग्जाम है। तेरा किस चीज का एग्जाम है काव्या? भाभी, आप लोग तो जानते ही हैं मैं एक बहुत बड़ी टीचर बनना चाहती हूँ। शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं अपना सपना तो नहीं छोड़ सकती ना। तो चिंता मत कर काव्या, एक दिन तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। तुम बहुत बड़ी टीचर बनोगी। रात में जब सब लोग सो गए तब काव्या चुपके से मंदिर के पास आई और आरती में जो सभी लोगों ने पैसे चढ़ाए थे वो सब पैसे काव्या ने चुरा लिए। सब लोग सो गए होंगे, किसी ने नहीं देखा होगा मुझे पैसे चुराते हुए। सुबह जब सब लोग सोकर उठे और सब लोग आरती के लिए खड़े हुए तब विक्रम ने देखा कि पूजा वाली थाली में पैसे गायब थे। माँ, पिताजी देखो, पूजा वाली थाली से सारे पैसे गायब हो गए। भैया, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? हो सकता है भाभी ने चुराए हो। काव्या बहू ऐसा काम क्यों करेगी? अरे यह सब छोड़ो, जल्दी से आरती शुरू करो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। सब लोग आरती करने लगे। आरती करने के बाद काव्या भी जल्दी से तैयार हो गई। भैया, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे जरा कॉलेज तक छोड़ देना, आज मेरा एग्जाम है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आज तेरा एग्जाम है, चल जल्दी। काव्या अपने भाई के साथ कॉलेज चली गई। वहां पर उसने एग्जाम दिया। एग्जाम से लौटने के बाद वो काफी उदास थी। क्या हुआ काव्या, आज बहुत उदास लग रही है? एग्जाम अच्छा नहीं गया क्या? नहीं भाभी, एग्जाम तो मेरा बहुत अच्छा गया है। तो फिर गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फूला हुआ है? भाभी, मैं जब कॉलेज से वापस आ रही थी तब मैंने रास्ते में बहुत सारे भिखारियों को देखा, उनके छोटे छोटे बच्चों को देखा। बेचारे एक टाइम के खाने के लिए भी तरसते हैं। लोग उन्हें ऐसे दुत्कार कर भगा देते जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो। उन्हें तरस भी नहीं आता उन पर। तेरा दिल बहुत बड़ा है काव्या, इसलिए तुझे ये सब देखकर बुरा लगता है। लेकिन इस देश में करोड़ों इस तरह के भिखारी तुझे मिल जाएंगे जो सड़क के किनारे रहते हैं और भीख मांगकर ही अपना जीवन काटते हैं। यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी भीख मांगने लगते हैं। भाभी, तो सरकार इन लोगों के बारे में कुछ सोचती क्यों नहीं? क्योंकि उनके वोट नहीं होते। सरकार उन्हीं के बारे में सोचती है जिनका वोट होता है। मैं लाखों करोड़ों के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन हमारे घर के आसपास जितने भिखारी हैं उनके लिए मैं जरूर कुछ करना चाहती हूँ। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन पूरे हो गए। 9वीं वाले दिन कन्या भोज का दिन आ गया। आप लोग कन्या भोज की तैयारी करो, मैं जल्दी से जाकर 9 कन्याओं को बुलाकर लाता हूँ। भैया, आप भाभी और माँ का हाथ बटाओ, मैं जाकर कन्याओं को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है, तू चली जा, लेकिन जल्दी आना। हाँ हाँ, बस मैं यूं गई और यूं आई। काव्या घर से बाहर निकलकर तुरंत एक ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठकर वो उन्हीं भिखारियों की बस्ती में पहुंच गई। आज हमारे घर में कन्या भोज है, क्या आप लोग 9 कन्याएं हमारे घर भेज सकते हैं मेरे साथ? काव्या की बात सुनकर सारे भिखारी हैरान हो गए। सभी की आंखों से आंसू निकलने लगे। आप लोग रोने क्यों लगे? मैंने आप लोगों से कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमारी आंखों से आंसू ये सोचकर निकल आए कि हमें तो कोई नहीं पूछता, हमारी बच्चियों को भी कोई कन्या भोज के लिए ले जाएगा, ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लोग मंदिर से आते हैं और खाने का सामान दूर से फेंक कर चले जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग पैसे फेंक कर भी चले जाते हैं। इतनी इज्जत हमें आज तक किसी ने नहीं दी। आप लोग ये सब मत बोलिए वरना मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जल्दी चलिए, भैया भाभी इंतजार कर रहे हैं। काव्या भिखारियों की टोली लेकर घर आ गई। काव्या के माता पिता और उसके भैया भाभी ये देखकर हैरान हो गए। काव्या, ये किन लोगों को ले आई तू? मैंने तुझसे सिर्फ 9 कन्याएं मांगी थी, इतने सारे लोग? भैया, क्या इन लोगों के पेट नहीं होता? ये भी तो कन्याएं ही हैं। ये कोई जानवर है क्या? और सिर्फ 9 कन्याएं ही क्यों? जितनी कन्याएं हैं उन सबको खिला देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा? कन्याओं के माँ बाप को अगर हम खाना खिला देंगे तो कोई पाप हो जाएगा क्या? अरे नहीं मेरी बहना, मैं तो इस वजह से हैरान हूँ कि तू तो अभी तक बच्ची थी। इतनी बड़ी बात तूने कैसे सोच ली? चलिए चलिए, आप सब लोग अंदर आ जाइए। दिव्या, सभी के लिए प्रसाद लगाओ। आज हम केवल कन्या भोज नहीं, उनके माता पिता को भी भोज कराएंगे। उन लोगों ने मिलकर उनके भिखारियों के माँ बाप को, उनके सभी बच्चों को और सभी कन्याओं को भरपेट खाना खिलाया। विक्रम ने सभी की प्लेट में पैसे भी रख दिए। मुझे अच्छी तरह से पता था कि भैया इन लोगों की प्लेट में ज्यादा पैसे रखेंगे। आज मैं ज्यादा पैसे चुरा पाऊंगी। काव्या ने मौका देखकर सभी कन्याओं की प्लेट से पैसे चुरा लिए। पैसा चुराने के बाद तुरंत उसने अपने भाई विक्रम और भाभी से कहा, भैया भाभी, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, तब तक इन लोगों को कहीं जाने मत देना। और भैया आप ऐसा करो, पूरे गांव वालों को हमारे घर के बाहर इकट्ठा कर लो। लेकिन तू करने क्या वाली है काव्या, कुछ बताएगी भी या नहीं? सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने जितना कहा है उतना कीजिए, मुझे देर हो रही है।
काव्या तुरंत अपने कमरे में गई। उसने गुल्लक फोड़ा जिसमें ढेर सारे पैसे थे। गुल्लक के सारे पैसे और जो पैसे काव्या ने अभी अभी चुराए थे वो सब पैसे लेकर वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद काव्या ढेर सारा सामान लेकर अपने घर वापस आई तो देखा उसके घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा था। अरे काव्या बिटिया, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुला लिया? ना तुम्हारे भैया कुछ बता रहे हैं और ना ही तुम्हारे मम्मी पापा। और इस बोरे के अंदर क्या है? चाचा, इस बोरे के अंदर स्कूल बैग, कॉपी, किताबें और पढ़ाई का सारा सामान है। ये सारा सामान मैं इन बच्चों को देना चाहती हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को भी इससे कुछ सीख मिले। हम लोग अक्सर इन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने ही मोहल्ले की कन्याओं को तो हर बार कन्या भोज करा देते हैं, लेकिन इन कन्याओं के बारे में कोई नहीं सोचता जिन्हें असल में जरूरत है कन्या भोज की। काव्या ने सभी बच्चों को बैग, कॉपी, किताबें दे दी। काव्या बिटिया, हम तो तुझे छोटी बच्ची समझते थे, लेकिन तूने तो आज हमारी आंखें खोल दी। तूने उनके बारे में सोचा जिनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। बच्चों, अब तुम लोग जाओ। कल से मैं तुम सबको पढ़ाने आऊंगी। मैं मुफ्त में सबको पढ़ाऊंगी, लेकिन पढ़ाई में मन लगाना और इतने बड़े आदमी बनना कि तुम लोग भी इस देश से भिखारियों का नामो निशान खत्म कर दो। खैर, थोड़ी देर बाद सारा सामान लेकर वो लोग वहां से चले गए। जब सब लोग घर में आ गए तब विक्रम ने अपनी बहन से कहा, काव्या, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कम से कम 20 बच्चे तो होंगे ही। कैसे आया इतना सारा पैसे तेरे पास? भैया भाभी, आप लोग हमेशा मुझ पर यही ताना मारा करते थे ना कि मैं पूजा में रखे हुए पैसे चुरा लेती हूँ। हर साल जो कन्याएं कन्या भोज के लिए आती थी उनकी प्लेट से मैं पैसे चुरा लेती थी। वही सारे पैसे इकट्ठा करके मैंने इन सभी बच्चों को पढ़ाई का सामान दिया। अब मेरी गुल्लक में 1 रुपया भी नहीं बचा है। काव्या, तूने तो आज सच में हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी है, लेकिन ये सब करने के लिए चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तुम मुझसे अपने भैया से भी तो मदद मांग सकती थी, लेकिन मुझे डर था कि पता नहीं आप लोग इस काम में मेरा साथ देंगे या नहीं, इसीलिए मुझे जो रास्ता सही लगा वो मैंने अपना लिया। लेकिन आज के बाद चोरी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से काव्या ने चोरी करना बंद कर दिया। दोनों भाभी ननद मिलकर उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी। इससे काव्या का सपना भी पूरा हो गया।